नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग इंडिया न्यूज 7। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज। लेकिन इससे पहले वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। मोदी कैबिनेट में जल्द फेरबदल के संकेत, मानसून सत्र से पहले बड़ा फैसला संभव। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में जल्द कैबिनेट फेरबदल होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार संसद के मानसून सत्र से पहले मंत्रिपरिषद में बदलाव किया जा सकता है। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के नेतृत्व में संगठन की नई टीम का भी ऐलान होने की उम्मीद है। पार्टी में कुछ नेताओं को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जबकि कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव और संगठन सरकार के बीच नई भूमिका तय किए जाने की चर्चा है। अब डिजिटल होगी गांव की योजनाओं की निगरानी, बढ़ेगी पारदर्शिता। ग्रामीण विकास योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सरकार ने देश का पहला एआई आधारित रूरल इंटर ऑडिट पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल से योजनाओं की निगरानी और ऑडिट पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। एआई और डेटा विश्लेषण की मदद से वित्तीय अनियमितताओं की पहले से ही पहचान की जा सकेगी, जिससे समय रहते सुधार संभव होगा। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाना है। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन शुरू। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने छात्र नेताओं के साथ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। आंदोलनकारी शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, एनटीए को समाप्त करने और नई शिक्षा नीति वापस लेने जैसी मांगे उठा रहे हैं। अनशन शुरू करने से पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी गई। वांगचुक ने कहा कि सरकार की चुप्पी के कारण उन्हें शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध का रास्ता अपनाना पड़ा है। 15 साल का इंतजार खत्म। सीआरपीएफ के 263 अधिकारियों को पहली पदोन्नति। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के 263 अधिकारियों को करीब 15 साल के लंबे इंतजार के बाद पहली पदोन्नति मिली है। सहायक कमांडेंट पद पर कार्यरत इन अधिकारियों को अब उप कमांडेंट बनाया गया है। अधिकारियों के अनुसार वरिष्ठता और रिक्तियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मामलों के समाधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये पदोन्नति संभव हो सकी। इस फैसले को बल के अधिकारियों के मनोबल के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। पीएम मोदी की अपील, त्योहारों पर खरीदें मिट्टी की मूर्तियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणेश उत्सव और आगामी त्योहारों के अवसर पर लोगों से मिट्टी की मूर्तियां खरीदने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे प्रकृति संरक्षण के साथ साथ स्थानीय कारीगरों को भी बढ़ावा मिलेगा और वोकल फॉर लोकल अभियान मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से सरकार की दुर्घटना और जीवन बीमा योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की। साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय हित में किए गए जन सहयोग के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। अवैध घुसपैठ पर सख्त एक्शन। अमित शाह ने बुलाई हाई लेवल बैठक। देश को अवैध घुसपैठियों से मुक्त बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 9 जुलाई को दिल्ली में सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों की अहम बैठक बुलाई। बैठक में आईबी, रो, ईडी और एनआईए समेत सभी प्रमुख केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुख शामिल होंगे। इससे अवैध घुसपैठियों की पहचान, उन्हें वापस भेजने और घुसपैठ से जुड़े पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति पर चर्चा होगी। सरकार पहले से ही जनसंख्यात्मक बदलाव पर उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन कर चुकी है। मेडिकल डिवाइस लाइसेंस प्रक्रिया होगी तेज। सरकार लाई नया प्रस्ताव। केंद्र सरकार ने मेडिकल डिवाइस नियम 2017 में संशोधन का मसौदा जारी किया है। प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य उत्पादन, लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है। नए नियमों के तहत विभिन्न श्रेणियों के मेडिकल उपकरणों के लाइसेंस जारी करने की समय सीमा घटाने का प्रस्ताव रखा गया। साथ ही आवेदन, ऑडिट और अंतिम मंजूरी के प्रत्येक चरण के लिए तय समय सीमा निर्धारित की जाएगी। सरकार ने मसौदे पर हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां भी आमंत्रित की हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान को नई रफ्तार, जारी होंगे नए दिशा निर्देश। देश को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा नए दिशा निर्देश जारी करेंगे। अभियान में अब 7x7x7 रणनीति, डिजिटल ट्रैकिंग और T4 मॉडल को शामिल किया गया। इसके तहत गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताओं, नवजात शिशुओं की विशेष निगरानी और उपचार किया जाएगा। जननी, RBSK और यूविन जैसे पोर्टलों को एकीकृत कर मरीजों की लगातार ट्रैकिंग की जाएगी, जिससे कुपोषण और एनीमिया से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। सेशल्स से पीएम मोदी का बड़ा संदेश, हिंद महासागर बनेगा अवसरों का महासागर। सेशल्स दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत हिंद महासागर को सुरक्षा, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि का अवसरों का महासागर बनाना चाहता है। उन्होंने भारत और सेशल्स के बीच रक्षा, समुद्री सहयोग और विकास साझेदारी को नई दिशा निर्देश देने पर जोर दिया है। दोनों देशों के बीच यूपीआई लागू करने सहित कई समझौते पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ग्लोबल साउथ के हितों की मजबूती से वकालत करते हुए न्याय संगत जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता भी दोहराई। देश में अंगदान का नया रिकॉर्ड, 5 लाख लोगों
ने लिया जीवन बचाने का संकल्प। प्रदेश में पहली बार 5 लाख से अधिक लोगों ने अंगदान का संकल्प लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस पहल से भविष्य में 17 लाख से ज्यादा जीवन रक्षक अंग उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिससे लाखों जरूरतमंद मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। सबसे अधिक लोगों ने लिवर और हृदय दान के लिए पंजीकरण कराया। केंद्र सरकार और नोटों के जागरूकता अभियान के चलते अंगदान के प्रति लोगों की सोच में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और देश भर में रिकॉर्ड स्तर पर भागीदारी दर्ज की गई। तमिलनाडु सरकार की नियुक्ति पर सियासी घमासान, सीएम विजय के फैसले पर विवाद। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय द्वारा अपनी फिल्म जननायक के निर्माता के वेंकट नारायण को दिल्ली में राज्य सरकार का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए जाने पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। भाजपा, सीपीआई, डीएमके और अन्य दलों ने इस फैसले पर सवाल उठाए। आलोचकों का कहना है कि राज्य का प्रतिनिधित्व ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसे तमिलनाडु की राजनीति, संस्कृति और प्रशासन की गहरी समझ हो। सरकार की ओर से फिलहाल इस विवाद पर कोई विस्तृत प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए राहत, पोस्टपेड बिल जारी। उत्तर प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए जून 2026 का पोस्टपेड बिल जारी कर दिया। जिन उपभोक्ताओं के बिल जमा करने की तिथि पहले समाप्त हो चुकी थी, उन्हें भी अब 30 जून तक बिना विलंब अधिभार के भुगतान की सुविधा दी गई है। बिल की जानकारी SMS और व्हाट्सएप के जरिए भेजी जा रही है। जिन उपभोक्ताओं को बिल नहीं मिला है, वे वितरण निगम के व्हाट्सएप चैटबॉट से भी अपना बिल डाउनलोड कर सकते हैं। खानसर की बढ़ सकती है मुश्किलें, बॉडीगार्ड्स के हथियार लाइसेंस पर सवाल। खानसर से जुड़े मामलों में पुलिस जांच के दौरान उनके दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियारों के लाइसेंस में गंभीर अनियमितताएं सामने आई। जांच के अनुसार एक बॉडीगार्ड का हथियार लाइसेंस बिहार में वैध नहीं था, जबकि दूसरे पर लाइसेंस के दुरुपयोग का आरोप है। पुलिस ने इन तथ्यों को अपडेटेड केस डायरी में शामिल किया है। मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी। संभल में 101 करोड़ की सरकारी जमीन वापस, 60 साल बाद राज्य सरकार के नाम दर्ज। उत्तर प्रदेश के संभल में करीब 101 करोड़ रुपए मूल्य की 38 बीघा सरकारी जमीन को 60 साल बाद दोबारा राज्य सरकार और ग्राम सभा के नाम दर्ज कर दिया गया। जांच में सामने आया कि वर्षों पहले कथित रूप से नियमों के विपरीत जमीन को निजी खातेदारों के नाम दर्ज कर बेचा गया था। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने बताया कि पूरे मामले की जांच के बाद संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 2027 में भी एनडीए के साथ रहेंगे जयंत चौधरी, गठबंधन पर किया बड़ा ऐलान। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के शामली दौरे के दौरान स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के साथ गठबंधन जारी रखेगी। केंद्रीय विद्यालय के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने शिक्षा और कौशल विकास पर केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर उन्होंने कहा कि गंभीर विषय है और SIT जांच के बाद पूरे मामले की सच्चाई सामने आ जाएगी। उत्तराखंड में 2027 चुनाव की तैयारी, कांग्रेस ने शुरू किया परिवर्तन संकल्प अभियान। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कांग्रेस ने परिवर्तन संकल्प अभियान की शुरुआत की। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने टनकपुर में अभियान का शुभारंभ करते हुए कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा और चुनावी रणनीति पर चर्चा की। कांग्रेस का कहना है कि वह महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी। अभियान के तहत कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सेवा विस्तार पर फिर घिरा उत्तराखंड ऊर्जा निगम, अभियंताओं का काला दिवस ऐलान। उत्तराखंड के ऊर्जा निगमों में सेवा विस्तार और लंबित पदोन्नतियों को लेकर अभियंताओं में नाराजगी बढ़ गई। अभियंता संगठन ने 30 जून को ऊर्जा भवन मुख्यालय में काला दिवस मनाने का ऐलान किया। संगठन का आरोप है कि वरिष्ठ अधिकारियों को लगातार सेवा विस्तार मिलने से पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। अभियंता लंबित प्रमोशन आदेश जल्दी जारी करने और सेवा विस्तार व्यवस्था की समीक्षा की मांग कर रहे हैं। प्रबंधन की ओर से फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। स्कूटी पर निकले डिप्टी सीएम अरुण साव, विकास कार्यों का किया औचक निरीक्षण। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव स्कूटी से बिलासपुर शहर का निरीक्षण करने निकले। उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सहित कई विकास परियोजनाओं का जायजा लिया और निर्माण में देरी और अधिकारियों और एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए। इस दौरान अरपा नदी के पुनरुद्धार के लिए करीब 251 करोड़ रुपए की परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। योजना के तहत नालों के गंदे पानी का उपचार कर नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में काम तेज किया जाएगा। श्रावणी मेले में पहली बार दौड़ेगी टोटो एम्बुलेंस, श्रद्धालुओं को मिलेगी त्वरित चिकित्सा सुविधा। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले में इस बार श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं देने के लिए पहली बार टोटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। भीड़भाड़ और संकरी गलियों में ये एम्बुलेंस तेजी से मरीजों तक पहुंचेगी और जरूरत पड़ने पर उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाएगी। हर टोटो में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी, प्राथमिक उपचार की दवाइयां, जरूरी चिकित्सा सामग्री उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि ये पहल आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को पहले से अधिक तेज और प्रभावी बनाएगी।
सीएम रेखा गुप्ता ने शुरू किया क्लीन दिल्ली विद सीएम अभियान। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने चिल्ला गांव की यमुना घाट से क्लीन दिल्ली विद सीएम अभियान की शुरुआत की। उन्होंने स्वयं सफाई अभियान में हिस्सा लेकर लोगों से यमुना को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब हर रविवार स्वच्छता, यमुना सफाई और पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। साथ ही सीवरेज प्रबंधन को मजबूत करने और यमुना में बिना उपचार के गंदा पानी जाने से रोकने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। भीषण गर्मी का असर, पटना में 30 जून तक बंद रहेंगे कक्षा 8वीं तक के स्कूल। पटना में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी कुंदन कुमार के आदेश के अनुसार जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्री स्कूल से कक्षा 8वीं तक की शैक्षणिक गतिविधियां 30 जून तक बंद रहेंगी। प्रशासन ने ये कदम बच्चों को लू और गर्मी से बचाने के लिए उठाया है। अभिभावकों से भी अपील की गई है कि वे बच्चों को तेज धूप में बाहर न निकालने दें और जरूरी सावधानियां बरतें। स्वदेशी ओट्स की खेती से किसानों की बढ़ेगी कमाई, 200 रुपए किलो तक मिल सकता है दाम। भारत में पहली बार विकसित स्वदेशी ओट्स की खेती किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। मध्य प्रदेश के किसानों ने करीब 2500 एकड़ में इसकी खेती शुरू की। कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि इस फसल से किसानों को 80 से 200 रुपए प्रति किलो तक कीमत मिल सकती है। 8 साल की रिसर्च के बाद तैयार इस नई किस्म से विदेशी आयात पर निर्भरता घटेगी। कम पानी, कम लागत और बेहतर उत्पादन के कारण किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। 4 जुलाई को पीएम मोदी देंगे राजस्थान को कई बड़ी सौगातें। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 जुलाई के दौरे से पहले पचपदरा रिफाइनरी और जोधपुर एयरपोर्ट की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से निर्माण कार्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री इस दौरान पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन और जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान को विकास की नई सौगातें मिलने जा रही हैं और सरकार अपने सभी वादे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी, नेपाल में फंसे कई तीर्थयात्री। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की। मंत्रालय ने बताया कि निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए यात्रा करने वाले कई श्रद्धालु चीन में प्रवेश के लिए आवश्यक वीजा और परमिट नहीं होने के कारण नेपाल में फंस गए। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा शुरू करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज प्राप्त करें और ये सुनिश्चित करें कि उनका टूर ऑपरेटर विधिवत पंजीकृत और अधिकृत हो। अरुणाचल में चीनी अतिक्रमण का दावा, सिविल सोसाइटी ने जांच की मांग उठाई। अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले की नाह वेलफेयर सोसाइटी ने दावा किया है कि चीनी पीएलए ने भारत चीन सीमा से लगे कुछ क्षेत्रों में कथित रूप से सड़कें, पुल और सैन्य ढांचा बनाया है। संगठन ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच और राज्य और केंद्र सरकार से कार्रवाई की मांग की। हालांकि इन आरोपों की अभी तक भारतीय सेना, रक्षा मंत्रालय या सरकार की ओर से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और दावों का स्वतंत्र सत्यापन भी नहीं हुआ है। फ्रांस में दर्दनाक विमान हादसा, पायलट समेत 11 लोगों की मौत। फ्रांस की टॉम्ब्लेन शहर में एक पैराशूटिंग स्कूल का विमान हादसे का शिकार हो गया। इस दर्दनाक दुर्घटना में पायलट समेत सभी 11 लोगों की मौत हो गई। विमान में स्काई डाइविंग के लिए जा रहे यात्री सवार थे। हादसे के बाद पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया और लोगों से दूर रहने की अपील की। फ्रांस के गृह मंत्री घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और पीड़ित परिवारों के लिए मेडिकल और मनोवैज्ञानिक सहायता की व्यवस्था की गई है। तो ये थी 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे ही न्यूज देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।